जैसे ही लव कक्षा में दाखिल हुई, उसने हर्षिता की सिसकियां सुन लीं। उसने जल्दी से उधर देखा और पाया कि छोटी सी लड़की फूट फूट कर रो रही थी। उसका फेस आंसुओं से भरा हुआ था। क्या हुआ, हर्षिता? लव तुरंत उसके पास पहुंची। हर्षिता ने कुछ नहीं कहा और बस रोती ही रही। उसके पास ही विशाल आज्ञाकारी ढंग से खड़ा हुआ और लव को सारी बात समझाने लगा। मिस वार्ड, कक्षा खत्म होने के बाद मैं हर्षिता को खेलने के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन शायद मैं उसे डरा बैठा। इतने में कोई और सहन न कर सका और विशाल के पक्ष में बोल पड़ा। पहले हर्षिता ने ही विशाल को मारा था, लेकिन बाद में वही खुद रोने लगी। बच्चों की बातें सुनकर लव को सब समझ आ गया। हर्षिता की टीचर रहते हुए इतने समय में वह उसकी हालत से भली भांति वाकिफ थी। ऊपर से उसने पिछले 2 दिनों से हर्षिता का उदास मूड भी नोटिस किया था। जरूर विशाल की बात सही थी। उससे हर्षिता डर गई और उसने उसे मार दिया। ये सोचते ही लव ने चिंता से विशाल की ओर देखा। हर्षिता ने तुम्हें कहाँ मारा? तुम ठीक हो ना? मुझे दिखाओ। लड़के ने आज्ञाकारी ढंग से अपना हाथ बढ़ाया। उसने बस मेरे हाथ की पीठ पर मारा था, अब दर्द नहीं है। लव ने उसे ध्यान से देखा। ये पक्का हो जाने पर कि वह ठीक है, उसने राहत की सांस ली। मैं हर्षिता की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। विशाल ने बेपरवाही से सिर हिलाया, फिर चिंता से हर्षिता की ओर देखा, लेकिन वह अभी भी रो रही है। लव भी उतनी ही चिंतित थी। उसने हर्षिता को गोद में उठाया, खड़ी हुई और बाकी बच्चों से कहा, मैं हर्षिता को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जा रही हूँ। दूसरी टीचर आकर तुम्हें देखेगी, अच्छे से रहना। जब सभी बच्चों ने एक साथ हामी भरी तो लव हर्षिता को लेकर कक्षा से बाहर चली गई। हर्षिता, क्या मैं तुम्हारे डैडी को फ़ोन कर दूं? हर्षिता की हालत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए लव को इस बात को गंभीरता से लेना पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसने देखा कि हर्षिता ज़ोर ज़ोर से सिर हिलाने लगी। लव दुविधा में पड़ गई। अगर इस समय मैं हर्षिता की इच्छा के खिलाफ गई तो शायद उसकी हालत और बिगड़ जाए, लेकिन अगर मैं मिस्टर गुप्ता को नहीं बुलाऊं तो मुझे भी नहीं पता कि मैं उसके साथ क्या करूं। उसने धैर्य से कहा, तो फिर मुझे बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? ठीक है। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि बच्ची को शांत कर सके। हर्षिता ने हिचकियों के बीच 2 शब्द निकाले, मनीष, उमेश। लव का दिल पिघल गया। वह तुरंत समझ गई कि बच्ची का क्या मतलब है। पिछले 2 दिनों से मनीष और उमेश कॉलेज नहीं आए थे और हर्षिता इसी वजह से उदास थी। रोने की वजह जानकर लव ने राहत की सांस ली और समझाया, उमेश की तबीयत पिछले 2 दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए उसे छुट्टी दी गई है। ठीक होते ही वह वापस आ जाएगा। ये सुनकर हर्षिता की सिसकियां सुनभकियों में बदल गईं और वह आंसू भरी, अविश्वासी नज़र से अपनी टीचर को देखने लगी। ये देखकर कि हर्षिता सच में इसी वजह से परेशान थी, लव को तसल्ली हुई। उसने प्यार से बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हें मनीष और उमेश पसंद हैं, लेकिन कक्षा के बाकी बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जब ये दोनों कुछ दिनों के लिए नहीं हैं, तो तुम बाकी बच्चों से भी दोस्ती कर सकती हो। हर्षिता की भौहें उल्टे आकार में तन गईं और उसने मना करते हुए सिर हिला दिया। मुझे दूसरे बच्चों से दोस्ती नहीं करनी, मुझे सिर्फ मनीष और उमेश चाहिए। मिस वार्ड कहती हैं कि उमेश बीमार है। छोटी लड़की को नहीं पता था कि वह इस बात पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन वह चिंता किए बिना भी नहीं रह सकी। उसने पूरी कोशिश की कि अपने आंसू रोक सके और फिर दौड़कर कक्षा में गई, जहां से उसने कागज और पेन उठा लिया। ये देखकर लव हैरानी से उसे देखने लगी। हर्षिता ने अपनी किताब पकड़ी और हर अक्षर बहुत ध्यान से लिखा। जब वह लिख चुकी तो उसने किताब उठाकर लव को दिखाया। उसने लिखा था, मिस वार्ड, मैं भी कॉलेज से छुट्टी चाहती हूँ। छोटी लड़की ने गंभीर भाव से लव की ओर देखा। लव ने हर्षिता की मंशा का अंदाजा लगा लिया था, फिर भी उसने पूछा, क्या तुम मनीष और उमेश से मिलने जाना चाहती हो? हर्षिता ने जोर जोर से सिर हिलाया। लव ने भौहें सिकोड़ ली और थोड़ी देर सोचा, मैं तुम्हें कॉलेज से छुट्टी दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने डैडी को बताना होगा और उन्हीं के साथ जाना होगा। ये सुनते ही हर्षिता का फेस फिर उतर गया। उसने हठपूर्वक सिर हिलाया और नोटबुक में लिखा, नो डैडी। पीछे बना बड़ा सा विस्मयादिबोधक चिन्ह देखकर लव और भी परेशान हो गई। हर्षिता की स्थिति वैसे ही खास थी। पिछली बार माता पिता और बच्चों के कार्यक्रम के दौरान वह खो गई थी, जिससे लव बहुत डर गई थी और तब से वह इस बच्ची को लेकर और भी सतर्क रहती थी। आमतौर पर ऐसी स्थिति में लव को हर्षिता के माता पिता को बुलाकर ही उसे कहीं ले जाने देना चाहिए था। उसे तो बच्ची को खुद उसके पिता के हवाले करना चाहिए था।
लेकिन किसी वजह से हर्षिता अपने डैडी से बेहद कतराती थी। जब काफ़ी देर तक लव ने कोई जवाब नहीं दिया तो हर्षिता ने फिर से होंठ फुला लिए और उसकी आंखें लाल हो गईं। वह मनीष और उमेश से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि अगर उसके पापा साथ गए तो वंशिका और दोनों लड़के खुश नहीं होंगे। लव ने देखा कि छोटी लड़की फिर रोने वाली है। मजबूरी में वह बोल पड़ी, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ, ठीक है? हर्षिता की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने जोर से सिर हिला दिया। ये कहते ही लव को पछतावा हुआ, अगर रास्ते में कुछ हो गया तो मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगी। लेकिन वह हर्षिता के मासूम दयनीय चेहरे के आगे बेबस थी। आखिरकार लव खुद ही बच्ची को लेकर वंशिका के घर निकल पड़ी। कॉलेज में दाखिले के समय वंशिका ने अपना घर का पता दिया था, लेकिन लव के लिए वहां पहली बार जाना था, इसलिए वह रास्ते में लगभग भटक ही गई। रास्ता हर्षिता ने ही दिखाया। ये देखकर लव को थोड़ी हैरानी हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटी सी बच्ची वंशिका के घर इतनी बार गई होगी कि उसे रास्ता तक याद हो। जब वे दोनों वंशिका के घर पहुंचे तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। लव ने हर्षिता का हाथ पकड़कर डोरबेल बजाए। पिछले 2 दिनों से वंशिका घर पर ही लड़कों के साथ थी। डोरबेल की आवाज़ सुनते ही वो दरवाज़ा खोलने आ गई। दरवाजे पर खड़े लोगों को देखते ही वो सन रह गई। लव ने थोड़ी असहज मुस्कान के साथ कहा, अचानक आ जाने के लिए माफ़ कीजिए मिस मनोज। वंशिका ने धीरे से उस छोटी लड़की से नज़र हटाई, एक तरफ हटकर उन्हें अंदर आने दिया और फिर लव के लिए कॉफ़ी डालने चली गई। मिस वार्ड, क्या आने की कोई ख़ास वजह है? वंशिका ने कप रखते हुए उसके पास सोफे पर बैठते हुए पूछा। जैसे ही उन्हें पता चला कि लव आए है, मनीष और उमेश दौड़कर उनका स्वागत करने आए। फिर उनकी नज़र हर्षिता पर पड़ी। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान थे, लेकिन लड़कों को देखते ही उसने उन्हें मीठी सी मुस्कान दी। दूसरी ओर मनीष और उमेश चिंता में पड़ गए कि कहीं हर्षिता को कॉलेज में किसी ने तंग तो नहीं किया। लव ने लड़कों की ओर एक नज़र डाली और फिर चिंता से पूछा, 2 दिन पहले आपने मुझे बताया था कि उमेश बीमार है। हर्षिता बहुत परेशान थी, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आई और उमेश को देखने भी आ गई। अब वह कैसा है? ये सुनकर वंशिका ने मिले जुले भावों से हर्षिता की ओर देखा और लव को समझाया, वह अब काफ़ी बेहतर है, लेकिन मुझे अभी भी चिंता है, इसलिए मैंने उसे 2 दिन और घर पर आराम करने को कहा है। अगले 1-2 दिन में वह फिर से कॉलेज चला जाएगा। कुछ और सवाल चिंता के साथ पूछने के बाद लव ने समय देखा और परेशान नजर आए। हालांकि उसने हर्षिता को कॉलेज से छुट्टी देने पर सहमति दी थी, लेकिन उसने खुद कोई छुट्टी नहीं ली थी और ज़्यादा देर बाहर रुकना ठीक नहीं था। अब जब तुम मनीष और उमेश से मिल चुकी हो हर्षिता, तो चलो वापस चलें, लव ने छोटी लड़की की राय पूछी। लेकिन हर्षिता वंशिका और लड़कों को देखती रही, होंठ भींच लिए और सिर हिला दिया। हर्षिता की प्रतिक्रिया देखकर लव समझ गई कि उस दिन बच्ची को वापस ले जाना आसान नहीं होगा। समझ नहीं आया क्या करे, तो वह बस विनती भरी नज़र से वंशिका की ओर देखने लगी। वंशिका मुस्कुराई, हर्षिता को यहीं रहने दीजिए, मैं बाद में उसे घर छोड़ दूंगी, आप पहले चली जाइए। ये शब्द सुनकर लव ने राहत की सांस ली और उठकर विदा लेने लगी। वंशिका और बच्चे लव को बाहर तक छोड़ने आए, फिर सब वापस लिविंग रूम में लौट आए। हर्षिता पूरे समय औरत का हाथ कसकर पकड़े रही। उसका हाथ पसीने से भीग चुका था, फिर भी वो छोड़ने को तैयार नहीं थी। ये दृश्य देखकर वंशिका का दिल पिघल गया, लेकिन उसे खुद को सख्त रखना पड़ा। उसने लव से हर्षिता को यहीं छोड़ देने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वह जानती थी कि बच्ची आसानी से जाने वाली नहीं है। दूसरा कारण ये भी था कि उसे हर्षिता से कुछ कहना था। वंशिका झुककर हर्षिता की आंखों में देखने लगी और कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक छोटी लड़की के पेट से आवाज आए, हर्षिता को भूख लगी है मम्मी। उमेश ने मासूमियत से अपनी मां को याद दिलाया। वंशिका की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं, लेकिन सामने उस मासूम और बेबस चेहरे को देखकर जो शब्द वह कहना चाहती थी वे उसके मुंह से नहीं निकल पाए। उसने बस इतना कहा, दोपहर के खाने का समय हो गया है, हर्षिता हमारे साथ खाना खाओ। हर्षिता ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला दिया। रेस्तरां की ओर जाते हुए भी वह वंशिका का हाथ कसकर पकड़े रही और पास चल रहे उमेश को टकटकी लगाए देखती रही। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उमेश जानता था कि हर्षिता उसकी फिक्र कर रही है, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि घर में आने के बाद से वह एक शब्द भी नहीं बोली थी। उसे बोलने पर मजबूर करने के लिए उसने अनजान बनने का नाटक किया और चुपचाप खाने की मेज पर जाकर बैठ गया।
ये देखकर हर्षिता थोड़ा बेचैन हो गई कि उमेश ने उससे नज़र मिलाई, फिर भी उससे बात नहीं की। उसके सामने बैठे उमेश ने जानबूझकर असहज होने का अभिनय किया और बीच बीच में हर्षिता की ओर झांकता रहा। घबराकर हर्षिता हकलाते हुए बोली, "ब उमेश।" तभी उसने धीरे से उसकी ओर देखा। "क्या हुआ?" हर्षिता ने भौहें सिकोड़ते हुए उसके पेट की ओर इशारा किया। "ठीक नहीं," उसने कहा। उसकी बात सुनकर उमेश मुस्कुराया और उसे तसल्ली दी। "मैं तो बहुत पहले ठीक हो गया हूँ। मम्मी ने जो कहा, क्या तुमने नहीं सुना? हम 1-2 दिन में फिर कॉलेज जा रहे हैं।" तभी हर्षिता को राहत मिली। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला दिया। दूसरी ओर उमेश खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, "क्या तुम अभी रो रही थी? क्या तुम मुझे लेकर परेशान थी?" ये सुनते ही वंशिका और मनीष भी अनायास ही उनकी ओर देखने लगे। जब से छोटी लड़की घर में आई थी, उन्होंने उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान और लाल आंखें देखी थीं, लेकिन उससे कुछ नहीं पूछा था। असल में वंशिका का इरादा था कि वह हर्षिता को सब कुछ साफ साफ समझा दे, सारे रिश्ते तोड़ दे और आखिर तक सख्त बनी रहे। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके बीच इतनी गर्माहट होगी। उमेश के सवाल के बाद वह खुद को हर्षिता की फिक्र करने से रोक नहीं पाए। हर्षिता ने देखा कि सब उसकी ओर देख रहे हैं, तो उसकी मुस्कान और भी मीठी हो गई। उसने यही समझा कि वंशिका और लड़के उसकी चिंता कर रहे हैं, और उसे ऐसा लगा जैसे वह फिर से उस समय में लौट आई हो जब वह वंशिका के घर रहती थी। उसने सिर हिलाकर मान लिया कि वह उमेश की चिंता में रोई थी। उसका सिर हिलाना देखकर वंशिका का दिल जाने क्यों भारी हो गया। दोपहर के खाने के बाद मनीष और उमेश हर्षिता के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन वंशिका ने तुरंत उन्हें रोक दिया। "तुम दोनों आपस में खेलो, मैं हर्षिता को घर छोड़ने जा रही हूँ।" वह हर्षिता से सब कुछ साफ साफ कहना चाहती थी, लेकिन ये सोचकर ही उसके मुंह से कड़े शब्द निकल नहीं पाए, खासकर तब जब छोटी लड़की अभी अभी फूट फूट कर रोई थी। इसलिए उसके पास यही एक रास्ता बचा था कि पहले बच्ची को घर पहुंचा दे। मनीष और उमेश हर्षिता से बिछड़ने को तैयार नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी मां की बात मानते हुए चुपचाप सिर हिला दिया। लेकिन अब जब वे हर्षिता के साथ खेल नहीं सकते थे, तो दोनों लड़कों का सारा उत्साह भी खत्म हो गया। वे चुपचाप हर्षिता और अपनी मां के पास खड़े रहे। दूसरी ओर वंशिका की बात सुनकर हर्षिता नाराज हो गई। जब उसने महसूस किया कि वंशिका उसे देख रही है, तो उसने होंठ फुला लिए और मुंह फेर लिया, कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। छोटी लड़की का ये रवैया देखकर वंशिका का दिल दर्द से भर गया। हे भगवान, हर्षिता ने मुझसे पहले कभी ऐसा मुंह नहीं मोड़ा था। सच कहूं तो अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं कभी इतनी बेरहम न होती। जब मैं उसे अपनी खोई हुई बेटी की तरह मानती रही हूं, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? मैं उससे हमेशा साथ रहना चाहती हूं, लेकिन जब उसका परिवार हमें पास आने से रोकता है, तो मैं और क्या कर सकती हूं? हर्षिता की नाजुक साइड प्रोफाइल को देखते हुए वंशिका ने खुद को संभाला और धीरे से छोटी लड़की के कंधे थाम लिए। "हर्षिता, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, ठीक है?" लेकिन बच्ची ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो जमीन की ओर देखती रही। पलकें झपकाते ही उसकी आंखों में फिर आंसू भर आए। हर्षिता के भावों में ये बदलाव देखकर वंशिका का गला भर आया। कुछ पल बाद उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, "मैंने मिस वार्ड से वादा किया है कि मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगी। अगर तुम यहाँ ज्यादा देर रुकी तो वह तुम्हारे पापा को बता देंगी और फिर वे मुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे।" दूसरे शब्दों में कहें तो वह नहीं चाहती थी कि राकेश यहाँ आए। ये सुनकर हर्षिता ने पलटकर वंशिका की ओर देखा। वंशिका को लगा कि शायद अब बच्ची मान जाएगी। वह राहत की सांस लेने ही वाली थी कि हर्षिता बुदबुदाई, "डैडी नहीं आएंगे?" ये सुनकर वंशिका थोड़ी हैरान हो गई। काफी समय से हर्षिता ने ठीक से बातचीत नहीं की थी, इसलिए वह हकलाने लगी। मैं मिस वार्ड को डैडी को बताने नहीं दूंगी।" इतना कहकर वह धीरे धीरे वंशिका के पास आई और बड़ी ही मासूमियत से उसकी कमीज का पल्ला खींचा। "मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मिस मनोज।" इस बार वंशिका पीछे नहीं हटी। आखिरकार वह हर्षिता की ऐसी छोटी छोटी चालों की आदी हो चुकी थी। लेकिन जब तक उसे समझ आता कि क्या हो रहा है, तब तक हर्षिता उससे लिपट चुकी थी। छोटी लड़की की उदासी और बेबसी देखकर वंशिका का दिल तुरंत पिघल गया। कुछ समय से वह राकेश और हर्षिता दोनों से दूरी बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, और जब भी उनकी मुलाकात होती, वह पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और दूर दूर रहने की कोशिश करती थी। लेकिन हर्षिता भावनाओं और माहौल को बहुत जल्दी समझने वाली बच्ची थी।
वंशिका को यकीन था कि उसने पहले ही वह शारीरिक और भावनात्मक दूरी महसूस कर ली होगी। मैंने सोचा था कि समय के साथ हर्षिता मुझ पर कम निर्भर हो जाएगी और मैं भी उसे इतना मिस करना छोड़ दूंगी, लेकिन किसे पता था कि यह बच्ची मुझसे इतनी जिद के साथ चिपकी रहेगी। चाहे मैं कितनी भी दूरी बनाने की कोशिश करूं, वह मेरा साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं। फिर सोचूं तो क्या मैं भी अलग हूं? इतने समय से हर्षिता को नहीं देखा, फिर भी उसे देखते ही मेरा दिल पिघल जाता है। जब हर्षिता ने देखा कि वंशिका उसे दूर नहीं कर रही, तो वह और कसकर उसकी बाहों में सिमट गई और धीमे से बोली, मिस मनोज, मुझे पता है कि आपको डैडी पसंद नहीं है। मैं डैडी को आने नहीं दूंगी, प्लीज मुझे दूर मत भगाइए। कान के पास गूंजती उस नन्ही सी प्यारी आवाज को सुनते ही वंशिका और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। मुझे पहले से पता था कि हर्षिता बहुत संवेदनशील है और उसने जरूर समझ लिया होगा कि मैं राकेश से दूरी बना रही हूँ। इसलिए ही वह पिछली कुछ बार बिना उसे बताए मुझसे मिलने आई। क्या मैं सच में उसके लिए इतनी अहम हूँ? हर्षिता की दयनीय हालत देखकर मनीष और उमेश भी उससे जुड़ी एक अच्छी बात कहे बिना नहीं रह सके। मम्मी, जब हर्षिता अकेली आई है तो उसे हमारे साथ थोड़ी देर और खेलने दो ना, उमेश ने वंशिका की बांह खींचते हुए विनती की। मम्मी, मिस्टर गुप्ता इतनी जल्दी उसे ढूंढने नहीं आएंगे, मनीष ने भी साथ दिया। हर्षिता को थोड़ी देर और यहाँ रहने दो। वंशिका काफी देर तक चुप रही, समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। दूसरी ओर हर्षिता वंशिका की बाहों में सिमटी रही। उसे डर था कि कहीं वह उसे मना न कर दे, इसलिए वह नजरें झुकाए रही और आंख से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाए। वंशिका ने अपने बेटों की विनती भरी नजरों को देखा, फिर समय पर नजर डाली। अभी तो 1 भी नहीं बजे हैं। इस समय राकेश काम में व्यस्त होगा। अगर उसे पता भी चल जाए कि हर्षिता मेरे साथ है, तो भी वह तुरंत यहाँ नहीं दौड़ आएगा। इसके अलावा शायद यह आखिरी मौका हो जब मैं हर्षिता के साथ रह पा रही हूँ। ये सोचकर वंशिका ने मन ही मन एक लंबी सांस ली और आखिरकार झुक गई। ठीक है, तुम थोड़ी देर और रुक सकती हो, उसने हर्षिता के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। जाओ, लड़कों के साथ खेलो, मैं बाद में तुम्हें घर छोड़ दूंगी। मनीष और उमेश की आंखें खुशी से चमक उठीं और उन्होंने तुरंत हर्षिता को लेगो खेलने के लिए बुला लिया। लेकिन हर्षिता ने बस सिर हिलाया और चुपचाप वंशिका के पीछे चल पड़ी। मुझे महसूस हो रहा है कि मिस मनोज पहले जैसी नहीं रहीं। मैं डैडी को भी साथ नहीं लाई, फिर भी वो मुझे भेजना चाहती हैं। क्या अब वो मुझसे भी उतनी ही नफरत करने लगी हैं जितनी डैडी से करती हैं? इस ख्याल से हर्षिता अचानक ठिठक गई और उदास नजरों से वंशिका की पीठ को देखने लगी। वंशिका जानती थी कि छोटी लड़की उसके पीछे आ रही है, इसलिए जैसे ही उसके कदम रुकने की आवाज आई, वह सहज ही पलट गई। ये देखकर वह चौंक गई कि हर्षिता आंसुओं से भरी आंखों से उसे देख रही थी, एक मासूम, आहत जानवर की तरह। कहने की जरूरत नहीं कि ये दृश्य वंशिका के दिल को छू गया। वह भी रुक गई, हिचकिचाई और फिर हर्षिता के पास लौट आए। क्या हुआ, हर्षिता? आप अब मुझे पसंद नहीं करती, मिस मनोज, हर्षिता ने धुंधली आंखों से पूरे यकीन के साथ कहा। वंशिका जड़ सी रह गई। छोटी लड़की के इस जवाब ने उसे हैरान कर दिया। हर्षिता ने मायूसी से नजरें झुका ली और आगे बोली, आपको डैडी पसंद नहीं है, इसलिए आपने उन्हें भगा दिया। अब आप मुझे भी भगाना चाहती हैं। आप मुझे पसंद करना बंद कर चुकी हैं, मिस मनोज। एक पल के लिए वंशिका के पास कहने को कुछ नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हर्षिता इन सारी बातों से ऐसा नतीजा निकाल लेगी। बेशक वो अब भी हर्षिता को पसंद करती थी, लेकिन अगर वह हर्षिता के साथ समय बिताती रही तो राकेश से टकराने की संभावना और बढ़ जाएगी, और अब वह उसके लिए सिर्फ परेशानी बन चुका था। भले ही वंशिका को इससे फर्क न पड़े, लेकिन उसे मनीष और उमेश की सुरक्षा का ख्याल रखना था। ऊपर से वर्षा की बातों के मुताबिक राकेश और वाणी की शादी में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। ऐसे में क्या राकेश या हर्षिता से मिलते रहना ठीक होता? हाँ, मैंने उन्हें दूर किया, लेकिन यह इसलिए नहीं था कि मुझे वे पसंद नहीं थे। फिर भी अगर मैं हर्षिता की इस बात को झुठला दूं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं राकेश से नफरत नहीं करती? मुझसे नफरत मत कीजिए, मिस मनोज, हर्षिता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वह वंशिका की शर्ट के कोने को पकड़े हुए खुद को उसकी बाहों में छुपाने की कोशिश कर रही थी। वंशिका पलटी और झुककर बैठ गई ताकि हर्षिता उसे गले लगा सके। बेबस से लहजे में उसने कहा, मुझे तुमसे नफरत नहीं है, फिर आप मुझे दूर क्यों भेज रही हैं, मिस मनोज? हर्षिता ने बुदबुदाते हुए पूछा।
वंशिका को महसूस हुआ कि हर्षिता अब रो पड़ने वाली है। उसने उसे बाहों में भर लिया और प्यार से उसकी आंखों के कोने पोंछे। हर्षिता ने होंठ भींचे और जवाब का इंतजार करते हुए वंशिका को देखने लगी। कुछ देर बाद वंशिका बोली, मैं तुम्हें इसलिए वापस नहीं भेज रही क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं हो, बस हमें इतना करीब नहीं होना चाहिए। ये शब्द सुनकर हर्षिता की भौहें सिकुड़ गईं। उसने सिर तिरछा किया और उलझन में वंशिका को देखने लगी। मुझे तो मिस मनोज बहुत पसंद हैं और हम हमेशा ऐसे ही करीब रहे हैं। अब सब कुछ अलग क्यों होना चाहिए? क्या ये डैडी की वजह से है? ये सोचते ही हर्षिता बेचैन हो गई और सावधानी से बोली, मैं डैडी को इसके बारे में नहीं बताऊंगी, मैं उनके बिना चुपचाप आ सकती हूँ। हर्षिता की बात सुनकर वंशिका एक पल के लिए चौंकी और साथ ही उसे हंसी भी आ गई। वंशिका ने कोई जवाब नहीं दिया तो हर्षिता घबरा गई। अब मैं और क्या करूं? मुझे मिस मनोज भी पसंद हैं और डैडी भी, लेकिन मिस मनोज को डैडी पसंद नहीं है, इसलिए मुझे उनसे छुपकर आना पड़ता है। मैं डैडी को तो छोड़ नहीं सकती। क्या मुझे मिस मनोज और डैडी में से किसी एक को चुनना होगा? ये सोचते ही हर्षिता फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे डैडी भी चाहिए और मुझे मिस मनोज भी चाहिए। ये शब्द वंशिका के दिल में खंजर की तरह लगे। हर्षिता को इस हालत में देखकर उसका दिल टूट गया। वंशिका ने नजरें फेर लीं और हर्षिता की ओर देखे बिना कहा, अच्छी बच्ची बनो। ठीक है हर्षिता, अगली बार जब तुम्हें मम्मी मिलेगी तो वह तुम्हारा मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखेगी। रोती हुई हर्षिता ने जोर से सिर हिलाया, नहीं, मुझे मम्मी नहीं चाहिए। वो इतनी जोर से रो रही थी कि उसकी आवाज भर्रा गई। वंशिका ने उसकी लाल पड़ चुकी आंखों और चेहरे को देखा, दिल पर पत्थर रखकर बोली, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, समझी? एक दिन तुम्हारे डैडी शादी करेंगे, तब तुम्हें मम्मी मिलेगी, और अगर तुम्हारी मम्मी ने देखा कि हम इतने करीब हैं तो वह नाराज हो जाएगी। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, हर्षिता चीखते हुए रो पड़ी। मुझे वो बुरी औरत अपनी मम्मी नहीं चाहिए। हालांकि वंशिका ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन हर्षिता जानती थी कि वह किसकी बात कर रही है। मैं उस बुरी औरत को कभी अपनी मम्मी नहीं मानूंगी। वही बुरी औरत है जिसकी वजह से मिस मनोज मुझे नहीं चाहती। हर्षिता ने गुस्से में पैर पटकते हुए चिल्लाया, मुझे उस औरत से नफरत है, मुझे उस बुरी औरत से नफरत है। ये सुनकर वंशिका की आंखें सिकुड़ गईं। वह जानती थी कि हर्षिता किसके बारे में कह रही है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि बच्ची की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होगी। उसे वाणी के हर्षिता के प्रति बेरहम रवैये की याद आई और उसका दिल भर आया। वर्षा और राकेश पहले ही तय कर चुके थे कि वाणी परिवार में बहू बनकर आएगी। मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? वह बस यही उम्मीद कर सकती थी कि वाणी आगे चलकर हर्षिता के साथ अच्छा व्यवहार करे। हर्षिता के रोने की आवाज़ सुनते हुए वंशिका ने उसके आंसू पोंछे और उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी पीठ थपथपाते हुए उसने उसे दिलासा दिया, हर्षिता, रो मत, ठीक है। तुम इतनी प्यारी हो कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें ज़रूर बहुत प्यार करेगी। तुम्हें अपने डैडी और मम्मी की बात माननी होगी, समझी? वंशिका की बाहों में सिमटी हर्षिता फूट फूट कर रो रही थी। उसने वंशिका की शर्ट को और कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मुझे आप चाहिए मिस मनोज। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मम्मी बने। वंशिका स्तब्ध रह गई। हर्षिता ने फिर कहा, आप सबसे अच्छी हैं मिस मनोज, डैडी भी आपको पसंद करते हैं। तभी वंशिका को होश आया और उसने मन ही मन खुद पर कटाक्ष किया। हर्षिता ऐसा नतीजा कैसे निकाल सकती है? शायद वह सोचती है कि जब दो लोग ज्यादा समय साथ बिताते हैं तो वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। शायद इसी वजह से वह उमेश और मनीष को पसंद करती है। मैं चाहे उसे कितना भी समझाऊं, वह कभी नहीं समझ पाएगी, और वह तो राकेश के वाणी को पसंद करने की बात मानने से भी साफ इनकार कर देगी। ये सोचकर वंशिका का सिर दर्द करने लगा। कुछ देर बाद उसने हाथ बढ़ाकर हर्षिता के चेहरे से आंसू पोंछे और संभल कर बोली, मैं हमेशा यहाँ नहीं रहूंगी। मैं इस बार सिर्फ काम के लिए देश लौटी हूँ। काम खत्म होते ही मुझे फिर से विदेश जाना होगा, इसलिए मैं तुम्हारी मम्मी नहीं बन सकती हर्षिता। हालांकि उसने पूरी कोशिश की थी कि बात नरमी से कहे, लेकिन इससे हर्षिता उसे रोकने के लिए और भी ज्यादा व्याकुल हो गई। कुछ देर के लिए रोना थमने के बाद ये सोचकर कि वंशिका के देश छोड़ते ही वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी, हर्षिता और जोर से रोने लगी। वंशिका घबरा गई। उसके सीने में बेचैनी भरने लगी। हर्षिता की आवाज़ सुनकर मनीष और उमेश भी दौड़ते हुए आ गए। उन्होंने चिंता से हर्षिता की ओर देखा और पूछा,
मम्मी, हर्षिता को क्या हुआ? वंशिका के होंठ खुले, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाए। हर्षिता के गालों पर आंसू बह रहे थे। भर्राई हुई आवाज में वह गिड़गिड़ाए, मत जाए। मिस मनोज, उमेश और मनीष उलझन में पड़ गए। आप कहाँ जा रही हैं, मम्मी? वंशिका ने यह बात बस उसी पल सूझने पर कह दी थी, इसलिए उसने पहले मनीष और उमेश को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। अब तीनों बच्चे उसे टकटकी लगाए देख रहे थे। वंशिका ने होंठ काटे और दिल का दर्द सहते हुए बोली, यहाँ का काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें विदेश ले जाऊंगी। यहाँ की तुलना में तुम लोग वहाँ के जीवन के ज्यादा आदी हो। आखिरकार मैंने तुम्हें वहीं पाला है। ये सुनकर मनीष और उमेश पल भर के लिए सन्न रह गए। ये तो अचानक है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, ज्यादा फर्क भी क्या पड़ता है। हम इस बार चनाया सिर्फ इसलिए आए थे ताकि डैडी को देख सकें। हमने उन्हें देख भी लिया और यह भी जान लिया कि वह हमें अपने पास नहीं चाहते। उन्हें चनाया छोड़ने में बस हर्षिता और मनिका की वजह से हिचक थी। आंटी मनिका से तो हम विदेश जाकर भी संपर्क में रह सकते हैं, लेकिन हर्षिता से? मनीष और उमेश ने वंशिका की बाहों में सिमटी हर्षिता को उदास नजरों से देखा। डैडी जब किसी और औरत से शादी कर लेंगे तो मम्मी उनसे फिर कभी संपर्क नहीं रखेंगी। तब शायद हम हर्षिता से भी कभी बात नहीं कर पाएंगे। ये सोचकर दोनों लड़कों का मन भारी हो गया। जब मैं इतना कह ही चुकी हूं तो अब सच भी बता देना चाहिए, वरना हर्षिता भविष्य में फिर रोएगी। तीनों की गहरी निगाहों के बीच वंशिका ने भौहें सिकोड़ ली और खुद को सख्त करते हुए बोली, इसके बाद शायद मैं तुमसे फिर नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। अच्छी बच्ची बनना, ठीक है? अपने डैडी की बात सुनना और उनसे ज्यादा बातें करना। वंशिका ने जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ी और हर्षिता की ओर देखा। मिस मनोज को फिर कभी नहीं देख पाने का ख्याल हर्षिता के लिए असहनीय था। वह इतनी टूट चुकी थी कि उसे कही गई बातें सुन ही नहीं पा रही थी। ये जानकर कि वंशिका जा रही है, वह खुद को रोने से रोक नहीं सकी। वंशिका ने फीकी मुस्कान के साथ हर्षिता के सिर पर हाथ फेरा। यह शायद आखिरी बार हो जब मैं तुम्हें देख रही हूँ, हर्षिता। अब रो मत, ज्यादा मुस्कुराया करो, ठीक है? हर्षिता रोते हुए सिर हिलाने लगी। मत जाए, मिस मनोज। वंशिका ने उसे थोड़ी देर रोने दिया। जब वह कुछ शांत हुई तो उसने उसे दिलासा दिया, जल्दी ठीक हो जाओ, हर्षिता। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो विदेश आकर मुझसे मिलने आ सकती हो। दिल ही दिल में हर्षिता जानती थी कि वह वंशिका को रुकने के लिए मना नहीं सकती। उसकी बात सुनकर उसे थोड़ी उम्मीद जगी। उसने मासूमियत से वंशिका की ओर देखा और पूछा, सच में? वंशिका मुस्कुराई और सिर हिलाया। फिर भी हर्षिता को पूरा यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब भी क्या आप मुझे याद रखेंगी, मिस मनोज? वंशिका ने दृढ़ता से सिर हिलाया। क्यों नहीं, तुम इतनी प्यारी हो, हर्षिता। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? मनीष और उमेश भी तुरंत बोल पड़े, हम भी तुम्हें याद रखेंगे, हर्षिता। जल्दी ठीक हो जाना, ठीक है? ये भरोसा मिलने के बाद हर्षिता कुछ देर चुप रही। फिर उसने सिर हिलाया और अपने गालों से आंसू पोंछ लिए। मैं अब नहीं रोऊंगी। अगर यह आखिरी बार है जब मिस मनोज मुझे देख रही हैं तो मुझे उन पर अच्छा असर छोड़ना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उन्हें सिर्फ मेरी रोती हुई सूरत याद रहे। ये सोचकर हर्षिता ने पूरी कोशिश की कि मुस्कुरा सके। ये देखकर वंशिका ने राहत की सांस ली। दिल टूटने के बावजूद उसने खुद को संभालते हुए कहा, चलो लेगो खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। बच्चों ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला दिया, ये जानते हुए कि वे अब एक दूसरे से बिछड़ने वाले हैं। मनीष और उमेश हर्षिता का खास ख्याल रखने लगे। वे लेगो धीरे धीरे जोड़ रहे थे और हर पल हर्षिता के हाथों पर नजर रखे हुए थे। जब भी उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती वे तुरंत उसकी मदद करते। दूसरी ओर हर्षिता का ध्यान बार बार भटक रहा था। वह बार बार समय देख रही थी। शाम 4 बजे के करीब वंशिका ने बच्चों की ओर देखा, खुद को मजबूत किया और बोली, अब तुम्हें वापस छोड़ने का समय हो गया है, हर्षिता। ये सुनते ही बच्चों ने जल्दी से लेगो एक तरफ रख दिए। हालांकि हर्षिता वंशिका की ओर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से वह बेहद उदास थी। उसकी मुस्कान जमी हुई लग रही थी। वंशिका ने मन ही मन आह भरी और खुद को बेरहम ठहराया। वो अभी इतनी छोटी है, मुझे उसके साथ नरमी बरतनी चाहिए थी, लेकिन वह फिर भी राकेश की बच्ची है। मनीष और उमेश उठे और भारी मन से हर्षिता को गले लगाया। हम कॉलेज में फिर मिलेंगे, हमारा इंतजार करना, ठीक है?
हर्षिता की आंखें चमक उठीं और उसने जोर से सिर हिलाया। वंशिका उठी, हर्षिता का हाथ थामा और उसे घर से बाहर ले आए। गुप्ता निवास की ओर जाते समय वंशिका चुप रही, उसका मन भावनाओं के तूफान से भरा हुआ था। हर्षिता भी पिछली सीट पर चुपचाप बैठी रही। जब गाड़ी गुप्ता निवास के बाहर रुकी तो हर्षिता ने सावधानी से पूछा, मिस मनोज, क्या आप डैडी की वजह से देश छोड़ रही हैं? ये सुनकर वंशिका कुछ सेकंड के लिए ठिठक गई, फिर उसने शांत मुस्कान के साथ हर्षिता से कहा, नहीं, मैं काम के सिलसिले में वापस आई थी, इसलिए काम पूरा होते ही मुझे जाना होगा। उसका जवाब सुनने के बाद हर्षिता बस चुप रही। वंशिका ने कार का दरवाज़ा खोला, हर्षिता को गोद में उठाया और उसका हाथ पकड़कर उसे हवेली की ओर ले गई। हवेली के सामने पहुंचकर वंशिका ने उसका हाथ छोड़ दिया ताकि हर्षिता अंदर जा सके। तभी हर्षिता ने ऊपर देखा और गंभीर नज़र से वंशिका को देखने लगी। उनकी नज़रें मिली तो वंशिका का दिल पिघल गया। वह झुककर बैठी और हर्षिता की आंखों में देखते हुए बोली, क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो, हर्षिता? मुझे समझ नहीं आता कि मिस मनोज डैडी से इतनी नफरत क्यों करती हैं कि हर बार उन्हें देखकर भगा देती हैं, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि डैडी के इरादे मिस मनोज के लिए अच्छे हैं। चूंकि डैडी मिस मनोज को पसंद करते हैं, मैं चाहती हूँ कि मिस मनोज डैडी से नफरत करना बंद कर दें। हर्षिता ने हल्का सा सिर हिलाया और प्यारे से लहजे में बोली, मिस मनोज, डैडी से नफरत मत कीजिए। ये सोचकर कि शायद वह हर्षिता को आखिरी बार देख रही है, वंशिका ने सिर हिला दिया। हर्षिता ने भारी दिल से वंशिका को गले लगाया और फिर हवेली के अंदर चली गई। वंशिका अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं राकेश या नौकरानियां उसे देख न लें, इसलिए वह बस हर्षिता को जाते हुए देखती रही और फिर वापस अपनी कार में बैठ गई। उसी समय हवेली में प्रियंका रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक डोरबेल बजी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलने गई और देखा कि हर्षिता अकेली खड़ी है। हैरान होकर उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई और नहीं था। मिस हर्षिता, इस समय तो तुम्हें कॉलेज में होना चाहिए था, है ना? तुम अकेली कैसे लौट आई? तुम्हें कौन छोड़कर गया? प्रियंका ने चिंता से पूछते हुए हर्षिता को अंदर ले लिया और फिर एक बार और आसपास नजर दौड़ाई। वंशिका के सामने हर्षिता बस जबरन मुस्कुरा रही थी। अब जब वे अलग हो चुकी थीं, तो उसका मन फिर उदास हो गया। प्रियंका के सवालों के जवाब में उसने बस अन्य ढंग से सिर हिलाया और ऊपर की ओर चली गई। ये देखकर प्रियंका और भी चिंतित हो गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने राकेश को फ़ोन करने का फैसला किया। उधर कार में बैठी वंशिका भी अंदर से बेहद उलझन में थी। कुछ देर तक गाड़ी में यूं ही बैठी रहने के बाद उसने कार स्टार्ट की और वापस घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचने पर मनीष और उमेश सोफे पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही वे चिंता से उसकी ओर दौड़े। मम्मी, क्या हर्षिता घर पहुंच गई? हर्षिता का नाम सुनते ही वंशिका ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। क्या हर्षिता कार में फिर रोई? वो अभी बहुत उदास लग रही थी, उमेश ने पूछा। वंशिका ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं, वह नहीं रोई, वह बहुत अच्छी बच्ची बनी रही। ये सुनकर उमेश और मनीष ने सिर हिलाया, लेकिन वे अब भी वंशिका को ध्यान से देखे जा रहे थे। उनकी तीखी नज़रों से वंशिका चौंक गई। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या बात है मम्मी, क्या हमें सच में विदेश जाकर ही रहना होगा? उमेश ने उलझन भरी नज़र से पूछा। इससे पहले उन्हें नहीं पता था कि वे किसी दूसरे देश में बसने वाले हैं। वे तो यही समझते थे कि अब वे हमेशा के लिए चनाया में ही रहेंगे। फिर मम्मी ने अचानक ऐसा क्यों कहा? ज़रूर इसके पीछे कोई वजह है। क्या वो वजह डैडी हैं? वंशिका ने हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। असल में उसने पहले मनीष और उमेश के साथ चनाया में ही बसने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि देश लौटने के बाद उसका फिर से राकेश से सामना होगा। इतना ही नहीं, उसने राकेश के बदले हुए रवैये को भी महसूस किया। उसी की वजह से मेरी जिंदगी फिर से अस्त व्यस्त हो गई है। मुझे उससे दूर जाना ही होगा ताकि मैं मनीष और उमेश की रक्षा कर सकूं। उधर गुप्ता निवास पर प्रियंका का फोन आते ही राकेश ने तुरंत अपना काम रोक दिया। वह दफ्तर से जल्दी निकल पड़ा और रास्ते में मुझ को भी कॉल किया। अपहरण की घटना के बाद से हर्षिता मानसिक रूप से अस्थिर रहने लगी थी, इसलिए उसे लेकर उन्हें पहले से कहीं ज्यादा सतर्क रहना पड़ता था। जैसे ही वे दोनों घर में दाखिल हुए, प्रियंका तुरंत आगे आए। हर्षिता कहाँ है? राकेश ने भौहें सिकोड़ते हुए लिविंग रूम पर नजर डाली। वहां छोटी लड़की का कोई अता पता नहीं था।
प्रियंका ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा। वह लौटते ही अपने कमरे में चली गई। उसका मूड अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उससे जो भी कहा उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, इसलिए आपको बुला लिया। राकेश ने गंभीरता से सिर हिलाया और मस्क के साथ ऊपर चला गया। हर्षिता का कमरा बंद था और वहां असहज करने वाली खामोशी छाई हुई थी। राकेश का दिल डूब गया। उसने हल्के से दरवाज़ा खटखटाया और कहा, हर्षिता, मैं डैडी हूँ। दरवाज़ा खोलोगी? कमरे के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि हर्षिता दरवाज़ा खोलने का इरादा ही नहीं रखती। राकेश ने पलटकर मस्क की ओर देखा। उसे इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं थी कि हर्षिता अकेले घर लौट आई थी, लेकिन उसका यूं चुप चुप रहना उसे परेशान कर रहा था। राकेश को डर था कि कहीं हर्षिता पिछली बार की तरह खुद को कमरे में बंद न कर ले। मस्क भी उतना ही चिंतित था। वह कई सालों से हर्षिता का मनोचिकित्सक था। हालांकि उसकी हालत में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ था, फिर भी इतनी छोटी उम्र में उसका ये हाल होना वाकई दुर्लभ था। दोनों कुछ देर तक हिचकिचाते रहे। फिर राकेश ने धीमी आवाज़ में आदेश दिया, प्रियंका, चाबियां ले आओ। जैसे ही प्रियंका चाबियां लाने के लिए मुड़ी, हर्षिता ने दरवाज़ा खोल दिया। तीनों बड़ों ने राहत की सांस ली। क्या हुआ? तुम अकेली क्यों लौटी? राकेश झुककर हर्षिता को देखने लगा। हर्षिता उदास लग रही थी। उसने सिर हिलाया। साफ था कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। ये देखकर कि कम से कम उसने उसकी बात पर प्रतिक्रिया दी, राकेश को थोड़ी तसल्ली हुई। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, थोड़ा आराम कर लो। खाने का समय होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। हर्षिता ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। कमरे में जाते समय राकेश ने धीमे स्वर में कहा, अब दरवाज़ा बंद मत करना। हर्षिता ने हामी भर दी। उसने दरवाज़ा बंद किया और राकेश मस्क को अपने अध्ययन कक्ष में ले गया। तुम हर्षिता की मौजूदा हालत के बारे में क्या सोचते हो? दोनों आमने सामने बैठ गए। मुस्क कुछ समय से हर्षिता पर नज़र रखे हुए था और उसे उसकी हालत में कोई बड़ा बदलाव नज़र नहीं आया था। उसने सिर हिलाकर कहा, पहले जैसी ही है। शायद कुछ ही लोग हैं जो उसकी हालत में सुधार ला सकते हैं। बेशक, राकेश समझ गया था कि वह किसकी ओर इशारा कर रहा है। मैं यही सलाह दूंगा कि हर्षिता को मिस मनोज के संपर्क में ज़्यादा रखा जाए। समय के साथ शायद उसकी हालत बेहतर हो जाए, मुस्क ने कहा। उसने देखा कि राकेश का फेस गंभीर हो गया। हैरानी से उसने पूछा, क्यों? क्या ये संभव नहीं है? राकेश ने भौंहों के बीच उंगलियां मलते हुए कहा, मुझे डर है कि फिलहाल यह मुमकिन नहीं है। राकेश जानता था कि अगर वंशिका हर्षिता के साथ होती तो उसकी हालत ज़रूर सुधरती, लेकिन वंशिका को वह खास पसंद नहीं था। राकेश को अंदाज़ा था कि हर्षिता को उसके पास भेजने के लिए वंशिका को राज़ी करना लगभग नामुमकिन होगा। ये सुनकर मुस्क को अफसोस हुआ। तो फिर हर्षिता की सबसे बड़ी उम्मीद आप ही हैं। आपको उसकी हालत पर और ज़्यादा ध्यान देना होगा। किसी भी ज़रूरत में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस मामले में कुछ भी नहीं बदला है। राकेश ने गंभीरता से सिर हिला दिया। ये पुष्टि हो जाने के बाद कि हर्षिता ठीक है, मुस्क ज़्यादा देर नहीं रुका और रात के खाने से पहले ही चला गया। राकेश कुछ देर तक अपने अध्ययन कक्ष में ही बैठा रहा। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और लव को कॉल किया। सुबह वह खुद हर्षिता को कॉलेज छोड़कर आया था। भले ही हर्षिता अकेली निकली हो, राकेश को लगा कि वह कॉलेज से ही निकली होगी। लव को ज़रूर पता होना चाहिए था कि क्या हुआ। दूसरी तरफ राकेश का फ़ोन आते ही लव घबरा गई और उसने उसे सारी बात बता दी। मैं हर्षिता को वहाँ छोड़कर चली गई थी। मिस मनोज ने कहा था कि वह उसे घर छोड़ देंगी। क्या उन्होंने ऐसा नहीं किया? लव ने घबराहट में कहा। उसे इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने उस समय हर्षिता को वंशिका के पास छोड़ दिया। आखिरकार उसने राकेश की इजाज़त लिए बिना ही हर्षिता को मनीष और उमेश के घर ले जाकर वहां छोड़ दिया था। ये साफ तौर पर उसकी लापरवाही थी। राकेश लव की इस गैर जिम्मेदारी से नाखुश था। ऊपर से हर्षिता खुद ही घर लौट आई थी। उन्होंने उसे छोड़ा था। राकेश की आंखें गहरी हो गईं। उमेश अब कैसा है? फिर भी राकेश ने लव से यही कहा कि वंशिका ने हर्षिता को घर पहुंचा दिया था। ये सुनकर लव ने राहत की सांस ली और जल्दी से बोली, वो अब ठीक है। उमेश 2 दिन में फिर से कॉलेज आ सकेगा। समझ गया, धन्यवाद, राकेश ने संक्षेप में कहा। लव ने बार बार माफ़ी मांगी और अंत में फ़ोन रख दिया।
लव की बातें सुनने के बाद राकेश गहरी सोच में डूब गया। कैफे में उस दिन वंशिका से टकराने के बाद से उसने उसे दोबारा नहीं देखा था। उसे नहीं पता था कि उसकी मां ने उस दिन वंशिका से क्या कहा था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि उसके बाद वंशिका कुछ समय तक उससे मिलना नहीं चाहती। इसलिए उसे बस इतना पता था कि उमेश बीमार था, उसके ठीक होने या बाकी हालात की उसे कोई जानकारी नहीं थी। राकेश जानता था कि अगर वह वंशिका को फ़ोन भी करे तो वह उसे कुछ नहीं बताएगी। ये सोचते ही उसके होंठ पतली, सख्त रेखा में सिमट गए। लव की बातों के मुताबिक हर्षिता को घर छोड़ने वाली वंशिका ही थी। वह हर्षिता को रास्ते में कहीं छोड़ नहीं सकती थी। जाहिर है, वंशिका ने हर्षिता को हवेली के बाहर ही उतार दिया होगा और अंदर नहीं गई होगी। इसी वजह से प्रियंका को पता नहीं चला कि हर्षिता को वंशिका ने छोड़ा था। दूसरे शब्दों में, वंशिका अब भी उससे बच रही थी। ये सोचकर राकेश चिड़चिड़ा हो गया और भौंहों के बीच उंगलियां मलने लगा। तभी उसके अध्ययन कक्ष का दरवाज़ा खटका। प्रियंका की आवाज़ आए, मिस्टर गुप्ता, खाने का समय हो गया है। राकेश ने अपने विचारों से बाहर आकर धीमे से जवाब दिया, फिर कमरे से निकलकर हर्षिता को बुलाने चला गया। उसने ज़्यादा देर नहीं की और राकेश के बुलाते ही कमरे से बाहर आ गई। हालांकि उसका मूड अच्छा नहीं था, फिर भी वह सामान्य लग रही थी। राकेश गंभीरता से उसके पीछे पीछे चलता रहा। अगर हर्षिता वंशिका के यहाँ गई थी तो उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वह ज़रा भी खुश नहीं दिख रही थी। राकेश खुद से पूछे बिना नहीं रह सका, आखिर वंशिका ने उससे क्या कहा था? क्या उसने यह वादा नहीं किया था कि हमारे झगड़े का बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा? नीचे आकर राकेश हर्षिता के पास बैठा और सहज लहजे में पूछा, आज तुम कहाँ गई थी? हर्षिता एक पल के लिए चुप रह गई, फिर उसने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। साफ था कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। राकेश की भौहें सिकुड़ गईं। उसे यकीन हो चला था कि वंशिका ने उससे ज़रूर कुछ कहा है। वह यही सोच रहा था कि वंशिका ने उसकी बेटी से क्या कहा होगा कि तभी हर्षिता ने उसकी शर्ट खींची। राकेश हैरानी से नीचे झुका। मुझे सब्जी चाहिए। हर्षिता ने पिल्ले जैसी मासूम आंखों से अपने पिता को देखा और खाने की मेज़ के दूसरे सिरे पर रखी सब्जियों की ओर इशारा किया। राकेश चौंक गया। अपहरण की घटना के बाद ये पहली बार था जब हर्षिता ने उससे कुछ कहा था, और वह बात वंशिका से जुड़ी हुई भी नहीं थी। जब हर्षिता ने देखा कि उसके पिता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उसने अपनी प्लेट आगे खिसकाई और राकेश को इशारा किया। राकेश तब जाकर अपनी हैरानी से बाहर आया और हर्षिता की प्लेट में कुछ सब्जियां डाल दीं। हर्षिता ने सिर झुकाया और खाना खाने लगी। उसकी भूख साफ तौर पर पहले से कहीं बेहतर लग रही थी। खाना खत्म करने के बाद उसने मुंह पोंछा और ऊपर जाने लगी। तभी राकेश ने उसका नाम पुकारा, जिससे हर्षिता रुक गई। हर्षिता, हर्षिता रुकी और हैरानी से राकेश की ओर देखने लगी। राकेश ने उसकी आंखों में देखा और खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूछ ही लिया, क्या तुम आज मिस मनोज के घर गई थीं? ये सुनते ही छोटी लड़की के होंठ सख्त रेखा में सिमट गए। उसने सिर झुका लिया और साफ था कि वह राकेश को कुछ बताना नहीं चाहती थी। राकेश अपनी जगह से उठा, हर्षिता के पास गया और उसे गोद में उठाकर सोफे पर बैठ गया। मैंने मिस वार्ड को फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे सब बता दिया। हर्षिता ने भौहें सिकोड़ ली और बोली, मुझे मिस वार्ड पसंद नहीं है। आखिरकार मिस वार्ड ने उससे वादा किया था कि वह राकेश को ये बात नहीं बताएंगी। राकेश ने उसकी सिकुड़ी हुई भौहें सहलाते हुए कहा, मिस वार्ड ने सही किया। तुम मेरी बेटी हो। मुझे ये जानने का हक है कि तुम कॉलेज में कहाँ रहती हो। इसके अलावा प्रियंका ने मुझे बताया कि तुम अकेली लौटी थी। मुझे चिंता हुई, इसलिए मुझे मिस वार्ड से पूछना पड़ा कि क्या हुआ। उन्हें भी यह सुनकर हैरानी हुई। हर्षिता ने अपराध बोध से भरकर धीमी आवाज में कहा, अकेली नहीं। राकेश को यही जवाब उम्मीद थी। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता है, मिस मनोज ने ही तुम्हें घर छोड़ा होगा। मैंने यह बात मिस वार्ड को भी समझा दी है। हर्षिता के चेहरे पर जमी हुई घबराहट थोड़ी कम हो गई। तुम मुझे ये क्यों नहीं बता सकती थी कि तुम मिस मनोज के घर गई थी? राकेश ने नरमी से पूछा। बेशक, उसे जवाब पहले से ही पता था, लेकिन वह उसे खुद से मानने को तैयार नहीं था। हर्षिता बस चुपचाप सिर हिला गई। राकेश की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने और पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें ऐसा करने को कहा था?
हर्षिता ने तुरंत सिर हिलाया और घबराकर सफाई दी। हर्षिता खुद जाना चाहती थी। क्यों? क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें मिस मनोज से मिलने से रोक दूंगा? राकेश ने पूछा। जो बच्ची आमतौर पर उससे बहुत कम बोलती थी, वह इस बार वंशिका के बचाव में तुरंत खड़ी हो गई। ये देखकर राकेश को अनायास ही हार सी महसूस हुई। हर्षिता ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। कुछ देर तक पिता और बेटी के बीच खामोशी छाई रही। राकेश को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब से उसने मनीष और उमेश से मुलाकात की थी, वह महसूस कर रहा था कि वे उससे दूरी बनाए रखते हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में उनकी यह नफरत और भी बढ़ गई थी। वह ये सब सह सकता था, लेकिन ये बात वह सहन नहीं कर पा रहा था कि अब हर्षिता भी उससे कुछ छुपाने लगी है। हर्षिता को अभी तक अपनी असली पहचान के बारे में कुछ नहीं पता था, फिर भी वह पहले से ही वंशिका का पक्ष ले रही थी। राकेश को तो यहाँ तक लगने लगा कि हर्षिता के दिल में वह और वंशिका दोनों बराबर की अहमियत रखते हैं। खामोशी कुछ और देर तक बनी रही। जब राकेश सवाल करना छोड़ने ही वाला था, तभी हर्षिता ने अपनी मासूम आवाज में कहा, मिस मनोज आपको पसंद नहीं करती। राकेश की भौहें और गहरी से कुड़ गईं। छोटी लड़की ने सिर उठाया, राकेश की ओर देखा और उदास नजर से बोली, मिस मनोज आपको भगा देंगी। हालांकि हर्षिता यहीं रुक गई, लेकिन राकेश समझ गया कि उसके दिल में और भी बहुत कुछ है। अगर राकेश को पता होता कि वह वंशिका के घर जा रही है, तो वह जरूर उसके साथ जाता। लेकिन वंशिका उससे दूरी बनाए हुए थी। अगर उसने राकेश को वहां देखा होता, तो वह उसे भगा देती, और तब हर्षिता का वहां स्वागत भी नहीं होता। बात खत्म करने के बाद हर्षिता सीधे राकेश को देखने लगी। वह वंशिका, मनीष और उमेश तीनों की राकेश के प्रति दूरी और नापसंदगी को महसूस कर सकती थी। हर्षिता ने उनकी इस दूरी की वजह राकेश को ही मान लिया था। उसने राकेश से सच्चाई इसलिए कही थी कि वह खुद पर विचार करे और वंशिका, मनीष और उमेश के साथ अच्छा व्यवहार करे, ताकि वे उसके प्रति नर्म पड़ जाएं। शायद तब वंशिका रुकने का फैसला कर ले। ये सोचते ही कि वंशिका विदेश चली जाएगी, छोटी लड़की की आंखें उदास हो गईं। बेटी की बातों ने राकेश के मन को उथल-पुथल कर दिया। वंशिका ने भी उससे बिल्कुल यही बात कही थी। क्या उसने हर्षिता से भी यही कहा था? क्या इसी वजह से हर्षिता उदास होकर लौटी? राकेश को जवाब चाहिए थे, इसलिए उसने पूछा, क्या दोपहर में मिस मनोज ने तुमसे कहा था कि वह मुझे पसंद नहीं करती? हर्षिता ने सिर हिला दिया। किसी वजह से उसके सिर हिलाते ही राकेश ने राहत की सांस ली। उसे समझ आ गया कि हर्षिता ने वंशिका के व्यवहार को देखकर खुद ही यह निष्कर्ष निकाला था। लेकिन अगर वंशिका ने हर्षिता से ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो फिर वह इतनी उदास क्यों लौटी? खाने के समय भी हर्षिता का व्यवहार अजीब था। राकेश जितना सोचता, उतना ही उलझता जा रहा था। फिर तुम इतनी उदास क्यों लौटी? क्या मिस मनोज ने तुमसे कुछ कहा? इस सवाल ने सही जगह पर चोट की। हर्षिता दोपहर भर वंशिका की कही बातों को सोचती रही थी। उसने उदासी से सिर झुका लिया और आखिरकार धीमी आवाज में बोली, मिस मनोज अब मेरे साथ नहीं खेलेंगी। राकेश की आंखें गहरी हो गईं। क्यों? वंशिका अपने पिता को चुप देखते हुए, हर्षिता ने धीरे धीरे नजरें झुका लीं। वह भी कुछ देर तक खामोश रही। फिर उसने सिर उठाया और पिल्ले जैसी मासूम आंखों से राकेश को देखा। तो क्या मैं बड़ी होकर मिस मनोज के साथ खेल सकती हूँ, डैडी? ये सुनकर राकेश फिर से सन्न रह गया। हर्षिता अभी इतनी छोटी है और वह भविष्य के बारे में सोच रही है। अगर वंशिका ने उससे ऐसा वादा किया है, तो इसका मतलब है कि वह सच में विदेश जाने की योजना बना रही है। बल्कि उसके जाने के बाद वह हर्षिता से संपर्क भी बंद कर देगी। ये सोचते ही राकेश को तीखी विडंबना का एहसास हुआ। उसे ख्याल आया कि अगर वंशिका को पता चले कि वह हर्षिता को एक बार फिर छोड़कर जाने वाली है, ठीक वैसे ही जैसे उसने उसे तब छोड़ा था जब वह सिर्फ एक बच्ची थी, तो वह कैसी प्रतिक्रिया देगी। लेकिन हर्षिता ने तो पहले ही मन बना लिया था। मिस मनोज ने कहा है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं उनके साथ खेल सकती हूँ, इसलिए मैं जल्दी बड़ी होऊंगी। उसने पूरी गंभीरता से राकेश को देखते हुए कहा, मुझे जरा भी शक नहीं कि वंशिका ने ही हर्षिता को ऐसा कहना सिखाया है। राकेश के मन में मिले जुले भाव उमड़ आए जब उसे खाने की मेज पर हर्षिता का अजीब व्यवहार याद आया। उसने आज सामान्य से ज्यादा खाया और मुझसे बातें भी की। शायद वह जल्दी ठीक होना चाहती है, क्योंकि वंशिका ने उससे कुछ कहा है।
क्या वंशिका को जरा भी अंदाजा है कि हर्षिता पर उसका कितना गहरा असर है? हर्षिता कुछ देर बुदबुदाई, फिर मायूसी से नजरें झुका लीं। अगर मिस मनोज यहीं रुक जाती तो कितना अच्छा होता। भले ही उन्होंने कहा है कि मैं बड़ी होकर उनसे विदेश में मिल सकती हूँ, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा। मैं तो रोज मिस मनोज को देखना चाहती हूँ। हर्षिता की उदासी देखकर राकेश का फेस सख्त हो गया। डैडी कोई न कोई तरीका ढूंढ लेंगे, उसने गहरी आवाज में वादा किया। भले ही इस समय मेरा और वंशिका का रिश्ता बहुत तनावपूर्ण हो, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि वह भागने की तैयारी में है, मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने उसे ढूंढने में 6 साल लगाए हैं, बल्कि इसलिए भी कि वह हर्षिता की जैविक माँ है। पिता की बात सुनकर हर्षिता के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आई। उसने दृढ़ता से सिर हिला दिया। उधर अस्पताल में वाणी राकेश के काम से लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन उसे कहीं नहीं देखा। इसके बजाय उसे अपने अधीनस्थ का फोन आया। मिस मेलोडी, मिस हर्षिता अपनी टीचर के साथ वंशिका से मिलने गई थी। वह दोपहर 4 बजे तक वंशिका के घर रही, फिर उस औरत ने उसे घर छोड़ दिया। ये सुनते ही वाणी का फेस सख्त हो गया। राकेश का क्या तुमने उसे देखा? वह ये सब सहन सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि राकेश और वंशिका को एक दूसरे के लिए समय ही न मिले। इसके अलावा पिछली बार जब वंशिका अस्पताल आई थी, वाणी ने जानबूझकर दिखाया था कि राकेश उसके लिए कितना अहम है। अगर आज राकेश उस कमीनी से मिलने चला गया तो मेरी सारी तकलीफ बेकार हो जाएगी। मिस्टर गुप्ता नहीं आए, लेकिन मिस हर्षिता के घर लौटने के कुछ समय बाद वह एक आदमी के साथ घर पहुंचे। मिस हर्षिता परेशान लग रही थी, क्योंकि मिस्टर गुप्ता काफी चिंतित दिख रहे थे। अधीनस्थ ने जल्दी जल्दी रिपोर्ट दी। ये सुनकर वाणी ने चुपके से राहत की सांस ली और आदेश दिया, ठीक है, वंशिका पर नजर बनाए रखो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अधीनस्थ की रिपोर्ट सुनने के बाद वाणी ने मान लिया कि राकेश घर पर रहकर हर्षिता के साथ समय बिता रहा है। वो अस्पताल के बिस्तर पर लेट गई और वंशिका के खिलाफ नई साजिशें रचने लगी। मेरी योजना ने राकेश और उस औरत की मुलाकात की संभावना तो कम कर दी है, लेकिन उस छोटी शैतान पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अगर मैं उस बच्ची के बारे में कुछ नहीं करूंगी तो ये बस समय की बात है कि राकेश और वंशिका फिर से मिल जाएं। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उस औरत को हर हाल में हॉरिंगटन से बाहर निकालना। कुछ देर सोचने के बाद वाणी ने अपना फोन निकाला और वर्षा को कॉल किया। ज्यादा देर नहीं लगी कि वर्षा ने फोन उठा लिया। क्या बात है वाणी, सब ठीक तो है? मिसेस गुप्ता, क्या आप यहाँ आ सकती हैं? मेरी बांह बहुत ज्यादा दर्द कर रही है और मुझे डर लग रहा है। वाणी की आवाज बेचैनी से भरी हुई थी। बस एक पल रुको, मैं अभी आ रही हूँ, वर्षा ने तुरंत वादा किया। इसके बाद वह जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर बाहर निकल गई। कार में बैठने के बाद ही वर्षा के मन में ये सवाल आया कि अगर राकेश वाणी के साथ है तो उसने उसे क्यों फोन किया। राकेश कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? वर्षा ने जिज्ञासा से पूछा। मुझे भी नहीं पता वह कहाँ है। शायद ओवरटाइम काम कर रहा हो। मैंने उसे फ़ोन नहीं किया क्योंकि मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरे माता पिता भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में आपको परेशान करना पड़ा। वाणी की आवाज़ में हल्की उदासी झलक रही थी। ये सुनकर वर्षा ने तुरंत उसे दिलासा दिया। कोई बात नहीं, तुम तो मेरी वजह से ही घायल हुई हो, इसलिए तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है। तुम अस्पताल में मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी पहुंच रही हूँ। वाणी के हामी भरते ही वर्षा ने फ़ोन रख दिया और सख्त चेहरे के साथ राकेश का नंबर मिलाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा इतनी देर तक अब भी काम कर रहा होगा। उधर राकेश हर्षिता से थोड़ी बातचीत करने के बाद उसे सुला चुका था। जैसे ही वह बेटी के कमरे से बाहर निकला, उसे वर्षा का कॉल आ गया। तुम कहाँ हो? अब तक काम से नहीं लौटे? वर्षा ने शक भरे लहजे में पूछा। लगभग तुरंत ही समझ गया कि उसकी मां ने क्यों फोन किया है। राकेश ने कनपटी दबाते हुए कहा, मैं लौट आया हूँ। हर्षिता आज ठीक महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया हूँ, उसकी देखभाल के लिए। जब वर्षा ने सुना कि हर्षिता की तबीयत ठीक नहीं है तो उसका लहजा नरम पड़ गया। अब वह कैसी है? दोपहर से बेहतर है, मैंने अभी उसे सुलाया है, राकेश ने जवाब दिया। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तो वह ठीक लग रही थी, आज उसे क्या हो गया?
वर्षा ने पूछना जारी रखा। हर्षिता के उदास होने की वजह सोचते हुए राकेश कुछ पल चुप रहा। आखिरकार उसने बात टालते हुए कहा, शायद उसकी हालत थोड़ी बिगड़ गई होगी। इसके बाद उसे अचानक कुछ याद आया तो उसने जोड़ा, डॉक्टर, संजय ने कहा है कि इस समय हर्षिता को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं अभी अस्पताल नहीं आ पाऊंगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं वाणी के लिए एक अनुभवी केयरगिवर रख दूंगा। इस पर वर्षा ने असहमति में भौहें सिकोड़ लीं। अगर ऐसा है तो तुम्हें हर्षिता को अस्पताल ले आना चाहिए ताकि वह और वाणी एक दूसरे के करीब आ सकें। मुझे यकीन है कि वाणी बच्चे की बेहतर देखभाल कर पाएगी। आखिरकार औरतें ज़्यादा संवेदनशील और ख्याल रखने वाली होती हैं। हर्षिता और वाणी के बीच किसी तरह की नज़दीकी की ज़रूरत नहीं है और अस्पताल का माहौल हर्षिता की मानसिक हालत के लिए अच्छा भी नहीं है। राकेश ने कुछ ठंडे स्वर में विरोध किया। आखिर उसने कैफे में पहले ही साफ कर दिया था कि वह वाणी से शादी नहीं करेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मां इतनी जिद्दी निकलेगी। झुंझलाहट में भौहें रगड़ते हुए वर्षा के कुछ कहने से पहले ही राकेश ने फिर कहा, वाणी लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी है। मैं कल एक केयरगिवर भेज दूंगा। अगर आपको अब भी चिंता है तो आप खुद उससे मिलने जा सकती हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। राकेश के लहजे से वर्षा नाराज हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह अपने बेटे को डांट पाती, राकेश ने फिर कहा, हर्षिता जाग गई है, मुझे जाकर उसे देखना होगा। अगर और कुछ नहीं है तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ। इतना कहकर राकेश ने वर्षा की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना ही कॉल काट दी और वर्षा अपने विचारों में डूबी रह गई। फ़ोन कटते ही वर्षा की नसें तन गईं। अस्पताल पहुंचने के बाद भी वह गुस्से से उबलती रही। मैं इतने सालों से चाहती रही कि राकेश वाणी से शादी करे और अब वह मुझसे कह रहा है कि वह वाणी से रिश्ता तोड़ने वाला है। मैं ये कभी स्वीकार नहीं करूंगी। लेकिन जैसे ही वर्षा वाणी के कमरे के दरवाजे पर पहुंची, उसने अपने गुस्से को चिंता में बदल लिया। बिस्तर पर सिमटी हुई वाणी सोती हुई लग रही थी, इसलिए वर्षा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई और उसे देखने लगी। जब वर्षा ने देखा कि वाणी कितनी दुबली हो गई है तो उसे पूरा यकीन हो गया कि बेचारी लड़की ने इस चोट की वजह से बहुत तकलीफ झेली है। नींद में भी वाणी की भौहें सिकुड़ी हुई थीं, जो उसके दर्द और असहजता को दिखा रही थीं। वाणी को इस हालत में देखकर वर्षा को और ज्यादा अपराधबोध हुआ। उसने नर्म आवाज में कहा, मैं आ गई हूँ, वाणी। वर्षा की आवाज सुनते ही वाणी की भौहें और सिकुड़ गईं। कुछ पल तक बूढ़ी औरत को घूरने के बाद ही उसे होश आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगी, मिसेस गुप्ता। जब वाणी उठने की कोशिश करने लगी तो वर्षा ने तुरंत उसे रोक दिया। ठीक है, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। वाणी की जख्मी बांह की ओर देखते हुए वर्षा ने चिंता से पूछा, अब तुम्हारी बांह कैसी है? चाहो तो मैं किसी को बुलाकर दिखवा देती हूँ। इसके जवाब में वाणी ने कुछ देर अपनी बांह को छूने का नाटक किया, फिर वर्षा की ओर अपराधबोध भरी मुस्कान के साथ देखा। अब दर्द नहीं है। लगता है मैंने बेवजह इतना बड़ा हंगामा कर दिया। इतनी रात को आपको परेशान करने के लिए माफ़ कीजिए, मिसेस गुप्ता। वर्षा ने राहत की सांस ली। ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। इसके बाद वाणी ने उम्मीद भरी नज़र से वर्षा के पीछे देखा, मानो कोई उसके साथ आने वाला हो। जब उसे कोई नज़र नहीं आया तो उसने मायूसी से नज़रें झुका लीं। राकेश कहाँ है, मिसेस गुप्ता? क्या वो अब भी काम कर रहा है? वाणी ने आदमी की गैरमौजूदगी से बेपरवाह होने का नाटक करते हुए पूछा। राकेश का नाम सुनते ही वर्षा का गुस्सा फिर भड़क उठा, लेकिन वाणी की खातिर उसने खुद को संभाल लिया। राकेश घर जा चुका है। हर्षिता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शायद उसे हर्षिता के साथ घर पर ही रहना चाहिए, वाणी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मेरी बांह तो ठीक है, वैसे भी हर्षिता ज्यादा जरूरी है। वाणी की समझदारी देखकर वर्षा को अपने बेटे के व्यवहार पर और ज्यादा अफसोस हुआ। उसने वादा किया, तुम सबसे अच्छी बहू हो जिसकी कोई भी उम्मीद कर सकता है। जैसे ही तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी, मैं राकेश की शादी तुमसे करवा दूंगी। इस पर वाणी ने शर्माते हुए सिर हिला दिया, लेकिन वर्षा यह नहीं देख पाई कि वाणी के होठों पर एक चालाक मुस्कान उभर आई थी। यह महज संयोग नहीं हो सकता कि वह छोटी शैतान वंशिका के घर से लौटते ही बीमार पड़ गई। वाणी को यकीन नहीं हो रहा था कि राकेश को अपने पास रखने की उसकी योजना एक छोटी बच्ची की वजह से नाकाम हो गई।
उसने मन ही मन ठान लिया कि वह वंशिका और हर्षिता दोनों से निपटेगी। कुछ देर बाद वाणी ने सिर उठाकर वर्षा की ओर देखा। वैसे मिसेस गुप्ता, मुझे याद है कि हर्षिता को मिस मनोज बहुत पसंद है न? क्या आपको नहीं लगता कि अगर वह मिस मनोज के साथ ज्यादा समय बिताए तो उसकी हालत बेहतर हो सकती है? ये सुनकर वर्षा ने हैरानी से भौं उठाई। मुझे तो लगा था कि तुम्हें वंशिका पसंद नहीं है। वाणी ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे डर था कि वह राकेश को मुझसे छीन लेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं गलत थी। अगर वही औरत है जिससे राकेश प्यार करता है तो मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी हर्षिता की भलाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हर्षिता के प्रति वाणी की चिंता और यह सोचकर कि राकेश ने उसका सुझाव ठुकरा दिया, वर्षा की आंखों में असंतोष की एक झलक कौंध गई। अगर उसके बेटे ने पिछले कुछ सालों में उसकी बात मानी होती और हर्षिता को ज्यादा समय वाणी के साथ बिताने दिया होता, तो वाणी के हर्षिता के प्रति स्नेह को देखते हुए शायद हर्षिता वंशिका से इतनी जुड़ी न होती। तब हर्षिता को वंशिका की जरूरत भी नहीं पड़ती। वाणी ने पछतावे वाला फेस बनाया। सच कहूं तो मुझे अब भी मिस मनोज से थोड़ी जलन होती है, इस बात से कि उसने इतनी जल्दी हर्षिता का दिल जीत लिया। काश हर्षिता मुझे भी उतना ही पसंद करती। वाणी ने चालाकी से वर्षा की ओर देखा। वर्षा ने ये सुनकर भौहें चढ़ा लीं। ये कैसी बकवास है? वर्षा झिड़क पड़ी। अगर तुम हर्षिता की मां बनने वाली हो तो उसका तुम्हें पसंद करना तो बस समय की बात है। वह औरत खुद को समझती क्या है? मैंने उसे साफ कह दिया है कि अगर उसने फिर कभी राकेश और हर्षिता से संपर्क करने की कोशिश की तो मैं हॉरिंगटन में उसका रहना मुश्किल कर दूंगी। वर्षा की यह बात वाणी के दिल को छू गई और वह भीतर ही भीतर खुशी से भर उठी। सब कुछ अपने आप ठीक जगह बैठता जा रहा है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि वर्षा को वंशिका को हॉरिंगटन से बाहर निकालने के लिए कैसे मनाऊं, और उसने खुद ही यह सुझाव दे दिया। ऐसे में अब बस आग में थोड़ा सा घी डालना ही काफी है। ये सोचकर वाणी ने चिंता से भरा फेस बनाया। क्या वह दिन सच में आएगा? मिसेस गुप्ता, हर्षिता को मिस मनोज बहुत पसंद है। भले ही राकेश उनसे शादी करने के लिए तैयार न हो, लेकिन हर्षिता की भावनाएं उनके लिए सबसे ऊपर होंगी। जैसे अभी वह मेरी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, मुझे डर है कि हर्षिता की खातिर वह मिस मनोज को स्वीकार कर लें। वर्षा का फेस पत्थर की तरह सख्त हो गया। मैंने उसे वंशिका से दूर रहने के लिए कह दिया है। लेकिन हर्षिता तो अभी बच्ची है, वाणी ने तर्क दिया। वह नहीं समझेगी और हम बड़े चाहे उसे कुछ भी समझाएं, वह मिस मनोज के लिए रोती ही रहेगी। मुझे लगता है कि हमें कोई भी कदम उठाने से पहले रुकना चाहिए। मैं उसे परेशान होते नहीं देख सकती। अगर राकेश कभी हर्षिता की खातिर मिस मनोज से प्यार करने लगे और उनसे शादी कर लें तो मैं हर्षिता की खुशी में खुश हो जाऊंगी। कभी नहीं, वर्षा ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। वाणी के चेहरे पर हैरानी का भाव उभरा, मानो वह ये बात समझ नहीं पा रही हो। वर्षा ने भौहें सिकोड़ लीं। अगर हम हर्षिता को उससे मिलने से नहीं रोक सकते तो हम उस औरत को हॉरिंगटन से ही गायब कर देंगे। समय के साथ हर्षिता उसका वजूद ही भूल जाएगी। ये योजना तो वह शुरू से ही बना चुकी थी। उसे पता था कि यह अंजाम टलने वाला नहीं है। वंशिका की मौजूदा आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए उसे हॉरिंगटन से बाहर निकालने के लिए बस कुछ फोन कॉल ही काफी होंगे। वाणी मन ही मन हंसी, लेकिन चेहरे पर घबराहट का नकाब ओढ़ लिया। ऐसा जल्दबाजी में मत कीजिए मिसेस गुप्ता, मिस मनोज ने कुछ भी गलत नहीं किया है। ऊपर से अगर वह अचानक गायब हो गई तो हर्षिता की हालत और बिगड़ सकती है। वर्षा ने उसकी घायल बांह की ओर चिंता से देखा। अगर उसकी वजह से न होता तो तुम्हारी बांह दूसरी बार घायल नहीं होती। रही बात हर्षिता की हालत की, तो मैं यही सोच रही थी कि तुम उसके साथ ज्यादा समय बिताओ और धीरे धीरे उससे अपनापन बढ़ाओ। तुम्हें उसे प्यार से अपनी ओर खींचना होगा। हालांकि वाणी अंदर ही अंदर खुशी से फूली नहीं समा रही थी, फिर भी उसने बुजुर्ग औरत को रोकने का नाटक जारी रखा। उसकी हर बात सुनने में तो वर्षा को रोकने जैसी लगती थी, लेकिन असल में वह आग में घी डाल रही थी। वाणी की बातों के साथ साथ वर्षा की वंशिका के प्रति नाराजगी बढ़ती चली गई। आखिरकार उसने वाणी का हाथ थपथपाया। इन बातों की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें बस यहाँ अस्पताल में रहते हुए ठीक होने पर ध्यान देना है। वाणी ने नाराज सी चुप्पी साध ली और जानबूझकर असहमति भरा भाव ओढ़ लिया। वर्षा ने उसे और समझाने का इरादा नहीं किया। इसके बजाय उसने जोर दिया कि वाणी सो जाए, और वह वहीं बैठकर उसका साथ देती रही।
पिछली रात देर से सोने की वजह से वंशिका गहरी नींद में थी, लेकिन अगली सुबह बहुत जल्दी फोन की घंटी से उसकी नींद टूट गई। नींद से जागते ही उसके विचार अभी ठीक से सुलझे भी नहीं थे। वह काफी देर तक तकिए के आसपास हाथ टिटोलती रही, तब जाकर उसे शोर का स्रोत मिला। फोन हाथ में लेकर आधी बंद आंखों से स्क्रीन को देखते हुए उसने ऊंधती आवाज में कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से प्रभांश की आवाज बेहद घबराई हुई थी। डॉक्टर मनोज, कुछ गड़बड़ हो गई है। ये सुनते ही वंशिका पूरी तरह सतर्क हो गई और झटके से बिस्तर पर सीधी बैठ गई। क्या हुआ? उसने भारी आवाज में पूछा। आज सुबह जिस औषधीय जड़ी बूटियों की खेप आने वाली थी, उसका अब तक कोई पता नहीं है। प्रभांश का स्वर गंभीर था। जिन आपूर्तिकर्ताओं के साथ शोध संस्थान काम करता था, वे आमतौर पर बहुत समय के पाबंद थे। अगर सुबह डिलीवरी का वादा किया गया हो, तो दफ्तर खुलते ही सामान पहुंच जाया करता था, लेकिन आज की खेप असामान्य रूप से देर हो चुकी थी। अगर जड़ी बूटियां समय पर नहीं पहुंची, तो 2 दिनों के भीतर कई प्रोजेक्ट्स रोकने पड़ते। इससे काम की रफ्तार बाधित होती और शोध संस्थान को भारी नुकसान उठाना पड़ता। वंशिका सन्न रह गई। क्या तुमने हमारे बिजनेस पार्टनर्स को फोन किया? उसने पूछा। बात करते करते उसने फोन को स्पीकर पर डाल दिया और तेजी से तैयार होने लगी। किया था, प्रभांश ने निराश स्वर में जवाब दिया। कुछ ने फोन उठाया ही नहीं। जिन्होंने उठाया, वे भी गोलमोल जवाब देते रहे और कोई साफ बात कहने से बचते रहे। प्रभांश को तो यह ज्यादा अच्छा लगता अगर वे साफ कह देते कि अब साझेदारी नहीं करना चाहते। इस तरह टालमटोल करना इतना हतोत्साहित करने वाला था कि वह किसी और आपूर्तिकर्ता से संपर्क करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। वंशिका का दिल बैठ गया। वह जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी। ठीक है, उसने कहा, मैं अभी आ रही हूँ। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। जब वो नीचे आए, तो बच्चे पहले से ही खाने की मेज पर बैठे थे। दफ्तर में अब सिर्फ वे दोनों ही थे, और उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। मुझे नहीं पता तुम्हें याद है या नहीं, पिछली बार जब मेलोडी ग्रुप ने हमें निशाना बनाया था, तब उन्होंने क्या किया था? प्रभांश ने कहा। उसकी भौंहों पर चिंता की एक लकीर उभर आए। वंशिका का माथा सिकुड़ गया। उसे भी देश लौटने के बाद वाणी द्वारा की गई तोड़फोड़ याद आ गई। उस समय हॉरिंगटन के सभी औषधीय जड़ी बूटी आपूर्तिकर्ताओं ने मेलोडी ग्रुप के आदेश पर, बिना कोई वजह बताए, रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी से इनकार कर दिया था। जरूर किसी ने जड़ी बूटी सप्लायर्स को हमारे साथ काम बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन वह मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? वंशिका की आंखें गहरी हो गईं। उसका मन उलझा हुआ था, क्योंकि वाणी द्वारा खड़ी की गई पिछली समस्या को वे पहले ही सुलझा चुके थे। वंशिका को यकीन था कि इस बार वही चाल दोहराई नहीं जाएगी। हालांकि प्रभांश ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन वह जानता था कि इस पूरे मामले का निशाना वंशिका ही थी। उसकी चिंता देखकर उसने उसे ढाढ़स बंधाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा। अभी ज्यादा मत सोचो। जब तुम यहाँ आ ही गई हो, तो बेहतर होगा कि तुम खुद हमारे पार्टनर्स को फोन करके उनकी मंशा जानो। अगर वे अब हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, तो जल्द से जल्द किसी दूसरे सप्लायर की तलाश सबसे ज़रूरी है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे सभी प्रोजेक्ट समय पर चलते रहें। वंशिका ने अपने विचारों से खुद को बाहर खींचा और सहमति में सिर हिला दिया। जल्द ही प्रभांश ने रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभी बिजनेस पार्टनर्स के संपर्क नंबर निकालकर वंशिका को दे दिए, ताकि वह एक एक करके कॉल कर सके। मुझे बहुत अफसोस है, डॉक्टर मनोज। हालांकि रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ हमारी साझेदारी अच्छी रही है, लेकिन इतनी कम सूचना पर आपके ज़रूरी खास घटकों की मांग हम पूरी नहीं कर सकते। इसलिए क्या आप डॉक्टर मनोज बोल रही हैं? पहले सूचना न देने के लिए माफ़ कीजिए। मामला अचानक बन गया। हमारी फैक्ट्री को एक बड़े अस्पताल के लिए भारी ऑर्डर पूरा करना पड़ रहा है, इसलिए शायद हम रिसर्च इंस्टीट्यूट का ऑर्डर नहीं ले पाएंगे। वंशिका ने लगातार कई कंपनियों को कॉल किया, और हर बार जिम्मेदार लोगों ने किसी न किसी बहाने से मना कर दिया। उनकी बातों का मतलब बिल्कुल साफ था, वे अब साझेदारी जारी नहीं रखना चाहते थे। वंशिका ने मुठियां भींच लीं। हार न मानते हुए उसने एक और नंबर मिलाया। उसके परेशान चेहरे को देखकर प्रभांश को उस पर तरस आ गया। उसने हल्के से उसका हाथ थपथपाया। अब और मत करो। वंशिका ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ये साफ है कि किसी को रिसर्च इंस्टीट्यूट से दुश्मनी है,
और लगता है कि उसका रसूख मेलोडी परिवार के बराबर या शायद उससे भी ज्यादा है। अगर यह यूं ही चलता रहा तो नतीजा पिछली बार जैसा ही होगा। भले ही वह मानना नहीं चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि प्रभांश सही कह रहा है। कुछ पल की चुप्पी के बाद वंशिका ने मायूसी से फोन मेज पर रख दिया। अगर मैं पूछ सकूं, प्रभांश ने चिंता से कहा, तो क्या हाल ही में तुमने किसी को नाराज किया है? उसकी बात सुनते ही वंशिका हल्के से अकड़ गई। मेरा मतलब तुम्हें दोष देने से नहीं है, प्रभांश ने तुरंत सफाई दी। आखिरकार पिछली बार यही समस्या तुमने ही सुलझाई थी। मैं बस तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि अगर वे इतना आगे जा सकते हैं तो वे तुम्हारे या बच्चों के खिलाफ भी कुछ कर सकते हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट की फिक्र मत करो, मैं अभी कुछ समय तक हालात संभाल सकता हूं। ये कहकर प्रभांश ने उसे भरोसा दिलाने वाली मुस्कान दी। धन्यवाद, वंशिका ने कृतज्ञता से चमकती आंखों के साथ कहा। फिर भी वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच पा रही थी जो उसके खिलाफ इतना कठोर कदम उठाए। इकलौती संभावना वर्षा की ही थी, लेकिन पिछली मुलाकात में वंशिका ने वर्षा के सामने सब कुछ साफ कर दिया था और उस दौरान उसने राकेश से भी कोई संपर्क नहीं रखा था। अगर यह वर्षा का किया हुआ होता तो वह ब्रेकअप वाले दिन ही ऐसा कर सकती थी। अब तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी? उमेश अब इतना ठीक हो चुका था कि आज कॉलेज जा सके, और मनीष व उमेश दोनों ही कॉलेज में हर्षिता से मिलने के लिए बेहद उत्साहित थे। वंशिका को देखते ही दोनों लड़कों ने उम्मीद भरी नज़र से उसकी ओर देखा। वे चाहते थे कि वह उन्हें कॉलेज छोड़ दे। उनकी निगाहें समझते हुए वंशिका ने अफसोस से कहा, रिसर्च इंस्टीट्यूट में कुछ समस्या आ गई है, मुझे तुरंत वहां जाना होगा। मिस चांदनी तुम्हें कॉलेज छोड़ देंगी। हालांकि लड़के थोड़े उदास हो गए, लेकिन वे अपनी मां के व्यस्त जीवन के आदी थे। सावधानी से गाड़ी चलाना मम्मी, उन्होंने एक साथ समझदारी से सिर हिलाते हुए कहा। वंशिका ने जल्दी से उन्हें आश्वासन दिया और उनके जवाब का इंतजार किए बिना ही बाहर निकल गई। उसने पिछली रात ही तय किया था कि बच्चों को विदेश ले जाने से पहले अपना सारा काम प्रभांश को सौंप देगी। रिसर्च इंस्टीट्यूट में उसका काम जैन को गर्व महसूस कराता। वापसी के बाद उसने न सिर्फ कई समस्याएं सुलझाई थीं, बल्कि वहां के शोधकर्ताओं को आधुनिक तकनीकों का ज्ञान भी दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई हादसा उसकी सारी योजनाओं को हिला देगा। वंशिका पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाती हुई पहुंची। जब वह रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंची तो प्रभांश पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रहा था। क्या शोधकर्ताओं को पता है? वंशिका ने तेजी से उसके पास पहुंचते ही पूछा। प्रभांश ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि वे घबरा जाएं। उसकी बात सुनकर वंशिका ने हल्की सी राहत की सांस ली। अभी इसे हमारे बीच ही रहने दो, हम मिलकर कोई हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे पूरी स्थिति बताओ। प्रभांश ने सहमति में सिर हिलाया। बात करते हुए दोनों तेजी से वंशिका के दफ्तर की ओर बढ़ गए।